क्या पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा में डिप्लॉय होगी? क्या पाकिस्तानी फ़ौज को गज़ा में डिप्लॉय होना चाहिए? इस पर काफ़ी गर्मजोशी से डिबेट चल रही है। कुछ लोग बज़ाहिर इसके हक़ में है, बज़ाहिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़्यादातर जो अक्सरियत है लोगों की वो इसके सख्त मुखालिफ है। आज ये डिबेट एक बार फिर क्यों उजागर हुई है? क्योंकि जब आपको याद है कि जब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 20 नुकाती पीस प्लान पेश किया था, उसमें एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जिक्र था, बट बाद में इसमें जब वजाहत हुई तो कहा था कि ये दिस विल बी लार्जली फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज़, और इसमें अज़रबैजान, UAE, तुर्की और मुख्तलिफ ममालिक का, इंडोनेशिया, मुख्तलिफ ममालिक का नाम दिया जा रहा है। आज डॉन अखबार में बाकिर सजाद साहब जो हमारे फॉरेन अफेयर्स के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उसकी एक आर्टिकल छपता है जिसमें ये कहा जाता है, ये दावा है कि कुछ ऑफिशियल्स जिनकी उनके साथ बात हुई है, जो ज़ाहिर है अपने नाम नहीं दे रहे, वो अनोनिमस हैं, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इस पर एक डिस्कशन चल रही है, ना सिर्फ हुकूमत में बल्कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी, और इंडिकेशंस लग ये रहा है कि इस्लामाबाद में ये मूड है कि जी बिल्कुल हम इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, अब इस दौरान रीजन में क्या हो रहा है? इस दौरान हमें पता है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मिस्र और उर्दन के दौरे पर हैं। एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में हैं, जहां पर डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसाक डार कि सऊदी FM और कई और ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग हुई है। और हर जगह आप एलामिया अगर पढ़ें या जो उसके बाद जारी होता है तो एक लाइन उसमें सब में है, और वो है कि वी अप्रिशिएट पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीस एंड रीजनल सिक्योरिटी। अब अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो लगता है कि एक स्ट्रेट लाइन खिंच रही है, एरो खिंच रहा है टुवर्ड्स गजा। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय मीडिया में आज की ही बात है, एक और खबर आती है टिपिकल भारतीय मीडिया अंदाज में, जिसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी यू टर्न ले ली है, 20,000 फौजी वहां पर भेजने वाले हैं, ये गजा के मिलिटेंट्स ग्रुप्स और इजराइल की नस्लकुश आर्म फौज के बीच में एक बफर बनेंगे, और एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और इसके बदले में आपको इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलीफ बनेगी। मैं इस खबर का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बात की गई है बाकिर सजाद साहब की स्टोरी में, लेकिन इसके बाद जो रिएक्शन आया है, और ये PTV न्यूज़ से ही हमने ये क्लिप उठाया है, उसमें वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ISPR और फॉरेन ऑफिस को कोट करते हुए कहते हैं कि कोई पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है इजराइल को तस्लीम करने का, ना ही कोई डिस्कशन हुई है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के बारे में, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि ISPR और दफ्तर खारजा ने कभी कोई कॉन्फर्मेशन या अनाउंसमेंट नहीं की कि पाकिस्तान का कोई भी फौजी या फौजी मिशन गजा तक जाएगा। अच्छा, बैनुल-अक़वामी सतह पे हमें पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मौक़िफ़ है, वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक इसमें हिस्सा ले। जब मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से पूछा गया कि सर वो तो सब कुछ सही है, लेकिन इसका ढांचा क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका मैंडेट क्या होगा, तो उसने ये बात की कि जी हम UN की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन ला सकते हैं। अच्छा, वो अभी ज़ाहिर है अभी तक नहीं आई, तो हमें ढांचे के बारे में पता नहीं है। इजराइल में इस वक्त क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजरायली वायनेट न्यूज़ साइट पर एक कोई चंद पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल एक खबर आती है, टाइम्स ऑफ इजराइल भी उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जाता है कि कनेसेट जो इजराइल की पार्लियामेंट है, उसमें एक क्लोज्ड सेशन में यह बताया गया कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान के फौजी शामिल होंगे। अगेन ये एक दावा है, लेकिन इसके साथ साथ कोई और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें ये भी आती हैं कि इजराइल के जो वजीर खारजा है गिडियन सार, उनका कहना है कि हमें बाकी ममालिक की फ़ौज कबूल है, हम तुर्की के एक फ़ौजी को यहाँ पर दाखिल नहीं होने देंगे। और उसके बाद, और ये इतवार की ही बात है, इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, वॉर क्रिमिनल, वो कहते हैं कि जी हम ही फैसला करेंगे कि किसको दाखिल होना है, और हम तुर्की इसमें हम नहीं चाहते कि तुर्की इसमें शामिल हो।
अब जाहिर है मैंने बात किया कि पाकिस्तान में एक बयानिया भी बनाया जा रहा है, आप आगे पीछे देख सकते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स कुछ जर्नलिस्ट के भी वीलॉग्स में हैं। राना सनाउल्लाह से भी एक सवाल पूछा गया था, वसीम बदामी ने पूछा था कि इन प्रिंसिपल ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उनका जवाब कुछ यूँ था कि अगर वहाँ पर एक मुस्लिम फोर्स जाती है और ये फ़लस्तीनियों को इजराइल से बचा सकती है या ये गारंटी कर सकती है कि ये जंग दोबारा शुरू ना हो, तो इसमें क्या हर्ज है। तो कुछ और भी सवालात हैं वसत, मैं चाह रहा हूं कि मैं आपसे ही पेश करूं। एक वक्फा ले लें, फिर एक वक्फा लेने का टाइम है। चलिए बैठते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। तो वसत सवाल ये है कि अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक के एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय हो, मुस्लिम ममालिक की, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा हो, या फिर इजराइल अपनी बर्बरियत और नस्ल कुशी को जारी रखे, क्या हर्ज है? ठीक है। सबसे पहले तो अपनी आंखें खुली रखें और जज्बाती ना हो। आपने बीच में कहा कि टर्की किसी हाल में मंजूर नहीं है इसराइल को, ठीक है। हालांकि टर्की के सफारती ताल्लुकात भी हैं, 1949 से आज तक हैं, ट्रेड भी है, जंगी मशक़ें भी साथ करते रहे हैं। उसके बावजूद टर्की क्यों मंजूर नहीं है? टर्की इसलिए मंजूर नहीं है कि उस खित्ते में आखिरी ताकत जो इसराइल को मुंह दे सकती है वो तुर्की है, लिहाजा वो अच्छा, उसके मुकाबले पाकिस्तान क्यों वो है एक्सेप्टेबल है। हालांकि पाकिस्तान की भी वही पॉलिसी है, ना हम इसराइल को तस्लीम करते हैं, हम खुल के उस हिमायत करते हैं फ़लस्तीनियों की। मेरा ख़्याल है कि दोनों मुल्कों की अगर तारीख़ देखी जाए, एक तो ये कि हमें टर्की से मशवरा करना चाहिए किसी भी फ़ैसला करने से पहले, बहुत सही मशवरा वहाँ से मिलेगा। दूसरे ये है कि शायद उन्हें ये इल्यूजन है इसराइल को और अमेरिका को कि हम माजी में भी गुड बॉय साबित होते रहे, जहाँ तक अमेरिकी स्ट्रेटजी, नाटो, सेंटो, ये वो सब, अफ़गान वॉर वगैरह सब में। तो अब ट्रम्प की वजह से जो है हम थोड़े काबू में रहेंगे, हम उस तरह का फ़ैसला नहीं शायद करेंगे जो टर्की ने अब तक दिखाए हैं पिछले 2 साल में, फ्लोटेला और सारा कुछ वन। मेरा ख्याल है कि टर्की का मसला ये है। अच्छा, मैं क्या इजाफा करूंगा, हाँ, जोग्राफिया का भी इशू है। हाँ, हम उस खित्ते में प्लेयर नहीं, मैंने अर्ज किया ना, वो वाहिद दुश्मन है उस खित्ते में, ठीक है, जो उसे मुंह दे सकता है। अच्छा, हम क्यों जा रहे हैं गजा? क्या हम हमास को डिसआर्म करने जा रहे हैं? ये तो बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि इसराइल का तो नंबर 1 एजेंडा ये है कि हमास को, और ट्रम्प भी बार बार कह चुके हैं कि अगर हमास ने खुद डिसआर्म नहीं किया खुद को, तो हमारे दोस्त ममालिक आके करेंगे। इससे ज़्यादा इशारा और क्या दे? तो हम क्यों जा रहे हैं? क्या उसे डिसआर्म करने जा रहे हैं? डिसआर्म करने का मतलब ये है कि फिर हमारी दुश्मनी फ़लस्तीनियों के साथ या हमास के साथ। अच्छा, कल हम चले जाते हैं, 4-5 मुल्क जितने भी जा रहे हैं, कोई रॉकेट हमला होता है, क्या इसराइल वहाँ इसलिए रुक जाएगा जवाब देने से कि वहाँ पीस कीपिंग फोर्स मौजूद है? रुक जाएगा? वो तो बहुत बड़ा लिहाज करते हैं, लिहाज। अच्छा, आज तक तो किया नहीं। 80 साल में यूनिफिल जो है साउथ लेबनान में, अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज है, अभी परसों ही उन्होंने एक ड्रोन मार गिराया है और इसराइल की उनसे अक्सर झड़पें होती रहती हैं, और इसराइल हमेशा से UN को जूते की नोक पे रखता आया है प्रैक्टिकली। तो क्या वो इसलिए एहतराम कर लेगा कि चूँकि जी मेहमान हमारी फ़ौजें मौजूद हैं तो मैं जवाब ना दूँ? और अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता फ़ौजी मर जाते हैं कुछ हमारे या किसी भी उस मुल्क के, तो फिर हमारा क्या होगा? डोमेस्टिक रिएक्शन क्या होगा? हमारी फिर पॉलिसी चेंज होगी या नहीं होगी? हम वहाँ रहेंगे या वापस आएंगे? दोनों सूरतों में खसारा है या फ़ायदा है? अच्छा, पीस कीपिंग आपको भी मालूम है कि हमेशा वहाँ, हमेशा तो नहीं, अक्सर वहाँ कामयाब होती है जहाँ 2 मुल्कों का झगड़ा हो, वहाँ पे होगा। मसलन यूगोस्लाविया में देख लें, मसलन उसी रीजन में मिस्र और इसराइल के दरमियान पीस कीपिंग फोर्स जो है कई बरसों से रही और उसने काम भी किया है। लेकिन जहाँ एक स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का मामला आ जाए, वहाँ पीस कीपिंग फोर्स जो है वो नहीं चलती है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ, एक यूनाइटेड नेशन की, एक बगैर यूनाइटेड नेशन की। 87 में तमिल टाइगर्स को कंट्रोल करने के लिए श्रीलंका की हुकूमत ने राजीव गांधी हुकूमत से कहा कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए। जैसे ही वहाँ उतरी, श्रीलंकन फौज तो साइड में हो गई। अब तमिल टाइगर्स और जो कि
इंडिया को अपना दोस्त समझते थे, जो इंडिया सपोर्ट भी करता था। तमिल टाइगर्स और जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी वो आमने सामने हो गई। 1165 भारतीय फौजी हलाक हुए, 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। 2.5 साल में पीस कीपिंग फोर्स वापस आ गई। अगले साल राजीव गांधी की कुर्बानी देनी पड़ी, ये कीमत। यूनाइटेड नेशन का मॉडल है। सोमालिया देख लें आप, सोमालिया में 93 जून में मोगादिशु में एक बटालियन जिसमें पाकिस्तानी फ़ौजी भी शामिल थे, अमेरिकन भी थे, वो जनरल फरादीद की जो मलेशिया थी उसे डिसआर्म करने के लिए कहीं जा रही थी, उस पर एम्बुश हुआ है। उस हमले में 24 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए हैं, 57 ज़ख्मी हुए हैं, 6 अगवा कर लिए गए, बाद में वो मिल गए। उसके बाद की लड़ाइयों में 18 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। तो 95 में सोमालिया से इंटरनेशनल आर्मी चली गई। तो ये सारी मिसालें देखने के बाद आपको फैसला करना है कि पसपाई, लेकिन एक और चीज़ आप ना नहीं कर सकते। मैं अभी यहाँ ही आने वाला, आप फिलहाल ना नहीं कर सकते, लेकिन भाई नो कहने के भी 1000 तरीके होते हैं। हमने जिस तरह यमन में स्किलफुली अपने आप को निकाला था यमन की क्राइसिस से, तो उस तरह से हमारे जो फॉरेन ऑफिस है या जर्नैल हैं या सियासतदान हैं, वो बैठ के सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इसलिए कि मेरे ख्याल में ये दलदल है। दलदल है। मुझे जो पता है किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुझे जो थोड़ी सी बेचैनी होती है देख के, इजराइल रजामंद कैसे है कि जिस जगह को वो अपना समझते हैं वहाँ किसी भी और फॉरेन फोर्स को डिप्लॉय किया जाए, उनकी यहाँ पर क्या चाल है। लेकिन आई वांट टू कम बैक टू वन अदर थिंग, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस पर डिबेट कर सकें। हमें पता है ये कोई फ्री लंच नहीं है सर, राइट। अक्टूबर 2024 को देखें और अक्टूबर 2025 को देखें, हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन चेंज है। तुर्की के साथ आपकी कोऑपरेशन है, सऊदी के साथ, अमेरिका भी किसी तरह पता नहीं क्यों मेहरबान है। अगर ये तीनों मिलकर आपको कहें कि सर देखें हमने आपकी बड़ी मदद करेंगे और हम चाहते हैं कि करते रहें, आप भी बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक काम है आपसे, क्या हम ना कह सकते हैं? नहीं, ना नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये भी देखनी चाहिए कि इस वक्त हमारी फुल है, अफगानिस्तान है, इंडिया है। शायद सोच ये है कि ये अगर करेंगे तो हमारी बड़ी प्लेट मिल जाएगी। तो हमें वो कौवा नहीं बनना चाहिए कि जिसकी चोंच में अंगूर था और लोमड़ी ने कहा आप तो हसीन तरीन परिंदे हैं और आपकी आवाज़ जो है वो इंतहाई खूबसूरत है, और कौवे ने वो अंगूर का दाना गिरा दिया और लोमड़ी खा के चली गई। ये और यहाँ तो हमें इस ट्रांस में नहीं आना चाहिए। फेयर इनफ। और भी मज़ीद इस पर बात हो सकती थी, लेकिन वक्त हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।